पिछली तस्वीर में हमने डॉक्टर दयानंद तिवारी जी द्वारा लिखित पल्लवन इस पाठ में सेवा तीर्थयात्रा से बढ़कर है इस मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की थी। आज हम आगे का भाग देखते हैं। विद्यार्थी कहते हैं, सर कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। अध्यापक कहते, सुनिए, जो तोको काटा बोए बोए ताही तू फूल। अर्थात संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं। अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वालों का हित सोचना, कांटे बिछाने वालों के लिए फूल बिछाना, मारने वालों को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है। निष्पीड़न करने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। हमारी कहावतें या लोकोक्तियां हमारे समाज के अनुभव को अपनाने में समेटे होती हैं। ये लोकोक्तियां वस्तुतः पूरे समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार कई विचारक, विद्वान या संत महात्मा ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह जाते हैं। इस बात को समझाने और समझाने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है और उसका विस्तार भी करना पड़ता है। इसी को भाव पल्लवन कहते हैं। वैसे भाषा व्यवहार में निपुण होने के लिए हमें भाव पल्लवन का अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे हम ऐसी अभिव्यक्तियों में निहित भाव का इस प्रकार विस्तार करें कि सुनने वाला या पढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा सके। अतः पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज हर क्षेत्र में पल्लवन की उपयोगिता बढ़ गई है। हमारे कैरियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। वह कहते हैं कि सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषता क्या होती है। तो अध्यापक कहते हैं कि पल्लवन की विशेषता यह है, पहले कल्पनाशीलता, 2 मौलिकता, 3 सृजनात्मकता, 4 प्रवाहमयता, 5 भाषा शैली, 6 शब्द चयन, 7 सहजता, 8 स्पष्टता, 9 क्रमबद्धता। लड़की कहती है, क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? अध्यापक कहते हैं, हाँ, पल्लवन लिखने की निम्नलिखित शैली होती है। नंबर 1, भूमिका व उपसंहार रहित मुख्य विषय का श्रृंखलाबद्ध व रोचकता के साथ प्रतिपादन करना। 2, भूमिका 2 से 3 वाक्य, विषय वस्तु 10 से 12 वाक्य और उपसंहार 2 से 3 वाक्यों में प्रतिपादित किया जाना चाहिए। अध्यापक पल्लवन के बिंदु के माध्यम से छात्रों को समझाते हैं कि पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए गए
वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। भाषा का सरल स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। वहाँ पूरी तरह आजादी नहीं मिलती। पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। पहला, सर्वप्रथम पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावतों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। दूसरा, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने के लिए चिंतन और कल्पना करनी चाहिए। तीसरा, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। चौथा, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी तर्क के रूप में दिए जा सकते हैं, परंतु दूसरी उक्ति के प्रयोग से बचना चाहिए। पांचवा, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकारिक व सामासिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। छठवां, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सातवां, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। 8, पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। 9, पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। 10वां, पल्लवन में एक सीमा तक निबंधात्मकता का गुण होता है, पर कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती कर बैठते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। पहले, कल्पनाशीलता। पल्लवन में कल्पनाशीलता में विशेष महत्व है। जो भी उक्ति, सूक्ति या काव्य पंक्ति दिया गया होता है उसका अर्थबोध, भावबोध व विचार विस्तार के लिए कल्पना की उड़ानें भरते हैं। जो भी विचार व भाव आते हैं उसे ही तर्कयुक्त तरीके से प्रस्तुत करते हैं, पर इसमें कल्पना के अतिरिक्त से बचना चाहिए। 2, मौलिकता। पल्लवन कर्म करते समय पल्लवनकर्ता को अंधानुकरण से बचना चाहिए। दूसरी उक्ति या विचार का समावेश नहीं होना चाहिए। इसमें नयापन, ताजगी का भाव होना चाहिए। तीसरा, सृजनात्मकता। पल्लवनकर्ता के पास सृजन कर्म के लिए उर्वर मस्तिष्क होना चाहिए। प्रतिभा के साथ सृजनात्मकता का संयोग होना चाहिए। उसे निरंतर पल्लवन कार्य करने में अभ्यसरत रहना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का पल्लवन कर सकता है। चौथा, प्रभावमयता। पल्लवन करते समय जब भाव, विचार या भाषा का विस्तार करते हैं तब विचारों में सहज प्रभाव होना आवश्यक है। इससे रोचकता आ जाती है और पल्लवन उत्तम कोटि का हो जाता है। पांचवा, भाषा शैली। पल्लवन के लिए लघु, सूक्ष्म गद्य शैली का प्रयोग होता है। इसमें सामासिक और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसे व्यास शैली में लिखना चाहिए और अनावश्यक व्यर्थ विस्तार से बचना चाहिए। छठवां,
शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन बहुत मायने रखता है। संस्कृत अलंकार, समास और क्लिष्ट शब्दों के चयन व प्रयोग से बचना चाहिए। सरल और आसान शब्दों का चयन करना चाहिए। 7वां, सहजता। पल्लवन सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। इसमें कृत्रिमता व बनावटीपन को स्थान नहीं देना चाहिए। मूल भाव से जुड़ने पर जोर देना चाहिए। 8वां, स्पष्टता। सारे तथ्य शीशे की तरह साफ और स्पष्ट होने चाहिए। बंधे हुए विचारों और भावों को इस तरह विस्तार देना है कि आसानी से भाव स्पष्ट हो और आलोचना न किया जा सके। 9, क्रमबद्धता। पल्लवन में क्रमबद्धता का विशेष महत्व है। दरअसल श्रेष्ठ पल्लवन का अपना अंदाज होता है। इसमें उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारों व भावों को सही क्रम में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, अन्यथा विकृति आ जाती है। लालच का फल बुरा होता है। इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। यह स्वाध्याय हेतु है। लालच का फल बुरा होता है, इस कथन में 100% सत्यता है। लालच करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। कोई भी लालच ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। एक न एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने ही आता है। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। यदि हम समय रहते लालच की प्रवृत्ति को त्याग देते हैं तो शायद हम लालच के दुष्परिणाम से बच सकते हैं। जीवन में हम किसी न किसी बात पर लालच कर बैठते हैं और अधिक पाने की लालसा में कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि हमारे पास जो कुछ होता है हम उसे भी गंवा बैठते हैं। लालच के कारण चरित्र पर कलंक लग जाता है, मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाता है। दरअसल लालच दूसरों को हक मांगने की प्रवृत्ति है। लालच के कारण ही मन में पाप, दूसरे की बुराई, नापाक इरादा, अविश्वास, बेईमानी आदि पनपते हैं, जिसमें दया, सहानुभूति और परोपकार कहाँ तिरोहित होता है पता ही नहीं चलता। लालच से मानवता का भी घोर पतन हुआ है। सच में लालच का फल बुरा होता है। छात्रों, अभी पल्लवन के बारे में जो भी पढ़ा गया है मुझे पूरा